जी नमस्कार मित्रों, आज है 7 दिसंबर बुधवार और करंट अफेयर बैकलॉग समाप्ति लास्ट मैंने 25 तारीख तक कंप्लीट किया था, 25 नवंबर। अभी इस वीडियो में 26, 27, 28, 29, 30 5 दिन का बैकलॉग मैं खत्म करूंगा। उसके बाद वाले वीडियो में आगे दिसंबर का बैकलॉग खत्म करूंगा। प्रश्न, तुम्हारे बैकलॉग होते क्यों हैं? क्योंकि मैंने आगे वीडियो में आपको बताया था नवंबर की पूरी मैगजीन बनाने के लिए मैं बिजी था। वो वाली मैगजीन रिलीज हो चुकी है, उसका सब फुल लेंथ वीडियो मेरे मेन चैनल पे आ चुका है। देखिए, ये जो मंथली मैगजीन होती है उसमें लास्ट वाला वीक नहीं होता, वो हम अगले महीने कैरी फॉरवर्ड करते हैं, क्योंकि हमें मैगजीन प्रिंट में भी भेजनी होती है, इसलिए वो लॉजिस्टिक इश्यूज होते हैं। तो यानी आप समझिए, सितंबर का लास्ट वीक वो अक्टूबर की मैगजीन में होगा, अक्टूबर का लास्ट वीक नवंबर की मैगजीन में होगा, और नवंबर का लास्ट वीक वो दिसंबर की मैगजीन में आएगा। तो वैसे भी हमारा ये, तो अभी हम पढ़ रहे हैं वो दिसंबर की मैगजीन में आएगा। खैर, पॉलिटी इकोनॉमी ऐसे सब सेगमेंट में चलते हैं। सबसे पहले पॉलिटी, उसमें मेंस पेपर 2 में एक मुद्दा है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। आप जानते हैं देर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के 3 अंग होते हैं। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारिणी, लेजिस्लेचर विधानसभा, और तीसरा है जुडिशरी न्यायतंत्र। आपस में उनके जो गतिरोध चलते हैं कि ये हमारा इलाका है, ये आपका इलाका है, उसके कुछ टॉपिक्स चर्चा में रहते हैं। डिटेल एनालिसिस मैगजीन में होगा। अभी हम जानते हैं ताकि इंटरव्यू के लिए और कान में सुना हो तो लंबे समय तक याद रहता रहे। एक तो बात ये चल रही है कि सरकार कह रही है कि जो हमने 2016 में डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण या नोटबंदी की थी, तो वो हमारा अधिकार क्षेत्र है, और कोर्ट में केस चला नहीं, वो सब गलत हुआ था वगैरह। तो यहाँ पर इनका क्या आपस में गतिरोध चल रहा है। उसी तरह जुडिशरी कहती है कि जजिस का हमने नाम भेजा, उन सबको अपॉइंट करो, सरकार उस फाइल पे अभी साइन नहीं कर रही। तो यहाँ पर दोनों का गतिरोध वापस है कि जजिस की अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन कौन करेगा, कॉलेजियम सिस्टम वगैरह। बस, तो उसी की कुछ लड़ाई। एक तो डीमोनेटाइजेशन। अब डीमोनेटाइजेशन के अंदर चिदम्बरम ने कुछ सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल या कुछ अर्जी डाली थी कि सरकार ने ये जो नोटबंदी की वो गलत किया था। अब इस पर 2016 के मामले पर अभी सुनवाई चल रही है। सरकार का ये कहना है डीमोनेटाइजेशन एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन था और वो तो मामला खत्म हो गया है, अभी वो हिस्टोरिक एकेडमिक मुद्दा है। तो शैक्षणिक रूप से उसमें वो अच्छा हुआ था, बुरा हुआ था, वो इकोनॉमिस्ट और सब एक्सपर्ट अपनी राय दे और किताबें लिखते रहे। कोर्ट ने उस पर अपनी राय नहीं रखनी चाहिए, ऐसा कुछ पहले जजमेंट आ चुका है कि ऐसे एकेडमिक डिबेट्स जो हैं उस पर कोर्ट ने कुछ बोलना नहीं चाहिए। और वैसे भी डिमोनेटाइजेशन में जिनका नुकसान हुआ, धंधा बर्बाद हुआ, तो अभी उनको भरपाई हो सके ऐसी कोई गुंजाइश है नहीं, वो सब मैटर खत्म हो चुका है। ये एक बात। फिर आरबीआई ने कहा हमने भी सोच विचार के किया था, गवर्नमेंट को कंसल्ट किया था, ये वो करके बॉल बाय बॉल कमेंट्री चलती है। जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता, एक हद से ज़्यादा अपन दिमाग नहीं लगाएंगे, आगे बढ़ो। दूसरा चल रहा है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच गतिरोध। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जजिस अपॉइंटमेंट के लिए हमने तो नाम सब भेज दिए हैं कॉलेजियम सिस्टम से, लेकिन सरकार फाइल पे बैठी क्यों है, क्लियर करो, क्योंकि बहुत सारे मुकदमे पेंडिंग है। तो सरकार का ये कहना है, लॉ मिनिस्टर ने कुछ ऐसा कहा कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है कि जहाँ जजिस की कमेटी खुद ही सिलेक्ट करती है कि नया जज कौन बनेगा, वो सब संविधान में किधर लिखा है? इट इज़ एलियन टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन बोल के उनकी सब तू में चल रही है। अब ये चीज़ भी समझिए, वैसे वो पॉलिटी लक्ष्मीकांत वगैरह के अंदर आपने पढ़ ही लिया होगा, तो उसी के अंदर 2-4 अब नए मुद्दे ऐड होंगे, वो सब मैगजीन में आ जाएगा, आराम से देख लेना। मीन्स पेपर 2 में एक मुद्दा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट, आरपीए एक्ट। इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट में याचिका ऐसी गई कि जैसे ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस से, ये AIMM या जो शॉर्ट फॉर्म हो, तो ये तो धार्मिक किस्म का सब इसमें नाम है। तो ऐसे जो भी पॉलिटिकल पार्टीज जिसके रिलीजियस सिंबल और नेम हो, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए, ऐसी पिटीशन कुछ गई। अब बीच में इलेक्शन कमीशन ने कहा था हाँ ऐसा सब कैंसिल करेंगे, लेकिन फिर उनका कि नहीं नहीं, ये तो पुराने समय से थे, आज़ादी के बाद तुरंत ही बन गए थे, तो इसको करें नहीं करें, उसकी बॉल बाय बॉल कमेंट्री चल रही है। अब वो भी फाइनल डिसीजन जब सुप्रीम कोर्ट का है तो हम देखेंगे। मीन्स पेपर 2 में एक मुद्दा है फेडरलिज्म, मतलब केंद्र और राज्य सरकार के बीच रिश्ते। अब उसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, सहकारी संघवाद की प्यार मोहब्बत से सब रहो केंद्र और राज्य सरकार, लेकिन कॉम्बेटिव फेडरलिज्म झगड़ालू संघवाद होता है, खासकर तब जब केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट किए गए गवर्नर यानी राज्यपाल वो अपनी मर्जी से करते हैं, राज्य सरकार की सुनते नहीं, तो लड़ाइयाँ होती रहती है। केरल में भी पहले हमने एक बार लड़ाई देखी थी कि कैसे गवर्नर ने ऐसा कहा कि जो भी मंत्री मेरे खिलाफ कुछ बोलेगा मैं उसको हटा दूंगा, या फिर कि वेस्ट बंगाल में जो चलते रहता है। और एक नया मामला अभी हमें और दिखता है ये तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ऑनलाइन गैम्बलिंग मतलब ऑनलाइन जुआ खेलना, वो पोकर रमी वगैरह गेम्स, उस पर प्रतिबंध के लिए एक ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश पास हुआ था। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या, जब
राज्य सरकार की वो विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो सेशन में नहीं हो तो राज्यपाल खुद सीएम और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पर जो कानून पास करते हैं उसे ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश कहते हैं। लेकिन फिर उसमें ऐसा होता है कि 6 महीने के भीतर वो जब विधानसभा आए तो उसमें पास कराना चाहिए, वरना वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाता है। तो ऑर्डिनेंस तो लैप्स हो गया, 6 महीने की टाइम लिमिट ब्रीच हो गई। उसके बाद विधानसभा आई, विधानसभा में बिल पास भी हो गया कि ऑनलाइन गैम्बलिंग को बैन करते हैं। लेकिन उसका जब बिल यानी विधेयक गवर्नर के पास गया दस्तखत सिग्नेचर के लिए, तो टाइम पे साइन नहीं किया, तो वो वाली चीज़ पेंडिंग है। इसलिए सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये हमारा सब काम रुका हुआ है और ऑनलाइन गैम्बलिंग के नशे और लत में कई लोग, जुआ में सब घर बर्बाद हो गया, सुसाइड आत्महत्या कर रहे हैं, तो उससे लड़ना ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं पॉलिटी और उसमें राइट्स इशू, राइट्स ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन एंड राइट्स ऑफ द विक्टिम्स। ये तहलका मैगजीन का फॉर्मर चीफ एडिटर तरुण तेजपाल, उस पर रेप केस कुछ चल रहा था। उसका ये कहना है कि मेरे रेप केस की हियरिंग इन कैमरा करो, मतलब बाकी सब लोग नहीं आए, जो मैं और सामने ये बचाव पक्ष और वो जो वकील है और विक्टिम है उतनी कि आप बस में हो, ताकि मेरी रेपुटेशन बर्बाद नहीं हो, वरना खुले कोर्ट में आप सब करेंगे, व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर होंगे तो उसमें मेरी सब बदनामी हो सकती। तो वो ऐसा कह रहा है। कोर्ट ने उसकी बात को खारिज किया कि ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी है उसमें राइट टू इन कैमरा प्रोसीडिंग है, लेकिन वो विक्टिम की सब डिग्निटी, मर्यादा और उसकी प्राइवेसी, निजता को सम्मान करने के लिए है। आप विक्टिम थोड़ी, आप तो अक्यूज्ड पर्सन है। तो जब विक्टिम ने खुद ऐसा नहीं कहा कि मुझे इन कैमरा सब करवाना है बंद दरवाजे के पीछे सुनवाई, तो फिर नहीं हो सकता। पॉलिटी में इसके अलावा और भी समाचार थे, आप देखिए, जस्ट अ मिनट। आप मेरी वेबसाइट पे, क्योंकि 6-7 दिन का है, वैसे तो मैं रोज़ टेलीग्राम पे भी डालता हूँ और आपके कम्युनिटी सेक्शन में भी, देखिए। देखिए अपनी डेली करंट पीपुड़ी चैनल, उसमें आप कम्युनिटी सेक्शन देखो, तो उसमें भी रोज़ मैं वो डालते ही रहता हूँ कि क्या डेली करंट अफेयर जाने लायक था। ये चलते रहता है। लेकिन अभी 5-6 दिन का एक साथ देख रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत हो कि कहाँ क्या लिख दिया। तो आप मेरी वेबसाइट पे जाओ monar.org, उसमें होम पेज पे आपको मिल जाएगा CBSE मतलब करंट बैकलॉग समाप्ति एंडेवर, और उसके अंदर ये नवंबर में इकोनॉमी पॉलिटी वगैरह में क्या चला था, तो ये हमने देखे। इसके अलावा भी छोटे मोटे और मुद्दे हैं कि जैसे गुजरात में इलेक्शन के चलते होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही दिल्ली से ज़्यादा गुजरात में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो ऑपोजिशन पार्टी का ये कहना है तो आप फिर अपना होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का काम कब करोगे। तो इस पर गौर करने का मुद्दा क्या है, वन नेशन वन इलेक्शन ऐसी ज़रूरत है। ये तो कभी ना कभी एक या दूसरे राज्य में चुनाव आते रहे और प्राइम मिनिस्टर अपना काम छोड़ के वो सब पॉलिटिकल कैंपेनिंग में लगते रहे, इसका सॉल्यूशन ये है। वो सब मेंस में सोचने लिखने के मुद्दे। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमी। ये 5 दिन में क्या हुआ, वही घिसी पीटी बातें चल रही हैं। देखिए, रिजर्व बैंक 2 रुपये से लेकर 2,000 रुपये के नोट फिजिकल भौतिक स्वरूप में छापता है, लेकिन उसमें तकलीफ है। कागज़ की छपाई का खर्चा, इनका खर्चा, ये दाऊद इब्राहिम उसके नकली नोट बनाता है, कोई चोरी कर ले, लोग के पास कैश होता है उससे वो ट्रांजैक्शन करते हैं, पूरा डिस्क्लोज नहीं करते, तो इनकम टैक्स और जीएसटी इवेड किया जाता है, काले धन की, टैक्स इवेजन की समस्या है। तो एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि क्यों ना रिजर्व बैंक कंप्यूटर से प्रिंट करने की जगह कंप्यूटर पे ही कमांड दे दे कि डिजिटल स्वरूप में पैसा जनरेट किया जाए और आपके खाते में आ जाए। मतलब वो लोन के रूप में सरकार को मिले, फिर जो फटे गले नोट आते हैं आरबीआई के पास उसके सामने ये डिजिटल स्वरूप से उसको करेंसी दे दे, आरबीआई स्टाफ की सैलरी ऐसे कर दे, फिर ये रेपो लोन वगैरह जो जा रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए बैंकों को पैसा दिया जाए लोन में, वो सब में ये खेल किए जाए, और फिर वो नीचे स्कॉलरशिप, सब्सिडी, लोन, सैलरी वगैरह में पैसा घूमता रहे। ऐसा कुछ कहें तो उसे हम क्या कहें, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC या ई रूपी। इसका ट्रायल कुछ 4 शहरों में शुरू होने वाला है और फिर आगे बढ़ेगा। इसमें क्या नेगेटिव एस्पेक्ट हो सकते हैं, एक तो साइबर सिक्योरिटी का खतरा, दूसरा कोई न्यूक्लियर बॉम्ब या ऐसा हादसा हो जाए और सारी अपनी बिजली चली जाए तो फिर ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी काम नहीं करेगी। कुछ गरीब लोग के पास कंप्यूटर और मोबाइल ही नहीं है तो वो सब यूज़ कैसे करेगा। इसमें भी फिर और आगे चीज़ें हैं। होलसेल वर्सेस रिटेल CBDC क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के सेकेंडरी मार्केट में CBSC से सेटलमेंट करने की क्या बात है CBDC से, अकाउंट बेस और टोकन बेस में क्या फ़र्क होता है, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग और इंटरेस्ट बियरिंग में क्या फ़र्क होता है। भाई उसके ट्रायल चल रहे हैं,
फाइनल जो चीज़ आएगी नए बजट इकोनॉमिक सर्वे में कुछ तो बोलेंगे ना जनवरी फरवरी 2023 में, तब हम देखेंगे। अभी से इस सब में झंडा लेके आप पीएचडी कर तो सकते हैं, बट देन यू ऑल्सो हैव टू थिंक कि भाई आज कौन सी 7 दिसंबर है, यानी 5 महीने और 22 दिन बाकी हैं। तो मैं उसमें एक टॉपिक में कितना घुस जाऊं कि मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट छूट रहे हैं। तो थोड़ा पढ़ो, आगे बढ़ो। इकोनॉमी में कुछ और भी टर्म्स, शेयर मार्केट की बात करें। अदानी की ये इच्छा है कि अभी एनडीटीवी में मेरी 25% शेयर होल्डिंग है, तो थोड़ी बढ़ा के कम से कम 51% हो जाए तो मैं इसका मालिक बन जाऊँ। अब इस वास्ते आप समझिए, अगर 25 अदानी पास हो तो बाकी सब शेयर होल्डर्स के पास 75% शेयर होल्डिंग होगी। अदानी ने वो खरीदना है तो वो क्या करेगा, खुले बाजार में खुली ऑफर करना, ओपन ऑफर, कि प्रिय एनडीटीवी के शेयर होल्डर्स, आप मेरे को ये शेयर दो, मैं आपको जो भी 425 रुपये देता हूँ प्रति शेयर और मुझे दे दो। मेरे पास इतना है और एक्स्ट्रा आप देंगे मुझे 26%, मेरे पास 25% है, आप मुझे 26% दे दो अपना, तो मेरे पास 51% मेजोरिटी शेयर होल्डिंग आ जाए और मैं एनडीटीवी का मालिक बन जाऊँ। और साथ ही पैरेलली वो रविश कुमार ने इस्तीफा दिया और उसकी सब पैरेलल चीज़ें चल रही। ओपन ऑफर क्या था हमने जाना। आगे बढ़ते हैं तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स। आप एक बिजनेसमैन हैं और अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव फंड में पैसा देना चाहते हैं ताकि उससे वो अपना इलेक्शन मार्केटिंग प्रोपोगेंडा कैंपेनिंग चलाएं, और जब उनकी सरकार बन जाए तो आपके जो भी हाईवे और रेलवे या जो भी बनाने के आपके टेंडर कॉन्ट्रैक्ट में आपको अपना ठेका लेना है उसमें थोड़ी मदद हो। दैट इज़ हाउ द पॉलिटिकल कैंपेनिंग एंड मनी पावर वर्क्स। अब इसके लिए एक तो कैश में पैसा आप डोनेट कर सकते हैं, पर उसमें प्रॉब्लम है, 2,000 से ज़्यादा रुपए अगर डोनेट किए तो फिर इनकम टैक्स एक्ट में उसकी कुछ मनाहियाँ हैं। तो आप चेक और नेफ्ट और आरटीजीएस से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक तकलीफ है। अगर आप एक बिजनेसमैन है, चेकबुक वगैरह से नेफ्ट आरटीजीएस से डोनेट करेंगे तो आपका अकाउंटेंट ही हो सकता है ऑपोजिशन पार्टी या किसी और पार्टी को इन्फॉर्मेशन लीक कर देगी, हमारे सेठ ने तो ये वाली पार्टी को दिया है डोनेशन। तो सामने वाली पार्टी फिर आप पर प्रेशर डाल सकती है, आपको हरेस कर सकती है। अगर वो रूलिंग पार्टी है तो भी तुम्हारा कोई ठेका ही पास नहीं करें टेंडर, क्योंकि तुम तो अपोजिशन वालों को फंडिंग देते हो वगैरह। तो सॉल्यूशन क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। वो ऐसा कि आप एसबीआई की ब्रांच में जाएंगे और वहाँ से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे, कागज़ का वो टुकड़ा होगा, और उसे जाके अपनी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी को हाथों हाथ दे देंगे। उस पर आपका नाम नहीं लिखा होगा, तो आपको पता होगा और सामने वो पार्टी का जो लीडर है उसको पता होगा कि ये बड़े बिजनेसमैन ने मुझे दिया था और फिर मैं चुनाव जीत जाऊँ तो इसका मुझे ख्याल रखना है। और फिर वो पॉलिटिकल पार्टी इस इलेक्टोरल बॉन्ड को एसबीआई में डिपॉजिट करेगी, एसबीआई उसके खाते में पैसा ट्रांसफर करेगा और उससे वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग वगैरह करेगा, जुलूस निकालने सो जो भी। इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों को मॉनिटर कर पाएगा क्योंकि बैंक टू बैंक सब ट्रांसफर हो रहे हैं, सो इट विल हेल्प। अब ये तो चलता है, नेगेटिव न्यूज़ में क्यों आता है। क्रिटिक्स का ये कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर ये कुछ बड़े बड़े मिनिस्टर खुद की फर्जी कंपनियों में जो उनका करप्शन का पैसा है उसको ही वापस अपने को डोनेट दे देते हैं, और क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी को जो इलेक्शन फंडिंग में पैसा मिलता है डोनेशन के रूप में उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता, तो ये सब फर्जीवाड़ा चल रहा है। दूसरा, ये सब पैसा दे देकर बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना रसूख बढ़ाकर सारे टेंडर कॉन्ट्रैक्ट हाईवे कंस्ट्रक्शन वो सब अपने हाथ में कर रहे हैं, और प्राइवेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट से लेके सारी समस्याएं वो सब मतलब खरीद रहे हैं चीज़ों को। और भी अब नया कंट्रोवर्सी चली कि आरटीआई में ये पता चला कि यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड को इश्यू कौन कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट एसबीआई को उसके कमीशन, जीएसटी, प्रिंटिंग कॉस्ट वगैरह के रूप में कुल मिलाकर 9 करोड़ से ज़्यादा रुपए एसबीआई को ट्रांसफर करते हैं। तो एसबीआई की तो कमाई हो रही है और टैक्स पेयर का पैसा उधर जा रहा है और उधर से ये सब बॉन्ड छाप के ये पूरा गेम खेला जा रहा है, जबकि वो 9 करोड़ रुपए भी किसी और अच्छे काम में, स्कूल हॉस्पिटल बनाने में यूज़ हो सकते थे। खैर, इलेक्टोरल बॉन्ड कितना खराब है वो सब सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है। मेरा ये मानना है कि खुद से यूपीएससी ऐसा पूछेगा कि निंदा करो इसकी कि ये कितना खराब है, ऐसा सीन लगता नहीं, क्योंकि ये तो सरकार की नीति के हिसाब से इशू हो रहा है। तो एक हद से ज़्यादा ऐसे जो भी कॉलम आए उस पर दिमाग खर्च करने का फ़ायदा नहीं। मेरे क्वार्टरली ग्रोथ रेट, क्वार्टरली इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, क्वार्टरली इन्फ्लेशन, महंगाई 3-3 महीने पर क्या होता है और उस डेटा को कैसे पढ़ें, तो भाई हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। क्योंकि आप पुराने पेपर देखो, ऐसा 1-1 महीने का, 3-3 महीने का ट्रेंड नहीं पूछते, वो पूरे साल का, पूरे 10 साल का पूछते हैं। तो वो सब चीज़ तो हमको मिल जाएगी जब जनवरी फरवरी 2023 में इकोनॉमिक सर्वे आएगा, उसमें आराम से देख लेंगे। तो अभी Q2 का जीडीपी डेटा क्या है, Q2 मतलब क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, एक साल है अपने पास, उसको 4 हिस्सों में बांटो तो 3-3 महीने आएंगे, अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर, फिर जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर, ऐसा सब।
तो वो क्वार्टरली इस साल कितना था, पिछले साल उसी क्वार्टर में कितना ग्रोथ आया था, उसको कंपेयर करो। ये सब पंचायत का कोई फायदा नहीं, कोई पूछता नहीं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। कुछ योजनाओं में स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, हर हर गंगा जल प्रोजेक्ट वैसा है कि बिहार में ही राजगीर, बोधगया और गया, वहाँ पेयजल पहुँचाने के लिए पूरी पाइपलाइन और प्रोजेक्ट है। स्टेट सर्विस एग्जाम की आप तैयारी करें तो उसको और डिटेल में सब पढ़ना चाहिए, कितनी किलोमीटर लंबाई है, कहाँ से उसका उद्गम है, कहाँ पर अंत है वगैरह। इंफ्रास्ट्रक्चर में और बात करें तो 5G टेक्नोलॉजी, जिससे बहुत तेज़ से मोबाइल डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन उसमें एक चैलेंज है। अल्टीमीटर यानी एरोप्लेन समंदर से कितना ऊपर है उसकी ऊंचाई नापने का वो साधन होता है। क्रिटिक्स का ये कहना है कि 5G एयरवेव्स और अल्टीमीटर के अंदर सब सिग्नल का जो भी डिसरप्शन होता है, उसके चलते एरोप्लेन की सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है, क्रैश होने का चांस बढ़ जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम इसका सॉल्यूशन ला रहा है। दो सॉल्यूशन सोचें। पहला, एयरपोर्ट के आसपास जो भी 5G टावर होंगे उसमें स्ट्रेंथ, उसका पावर थोड़ा कम कर दिया जाएगा। और दूसरा, एरोप्लेन के ये जो ऐसे अल्टीमीटर है उसी को अपग्रेड किया जाए ताकि 5G सिग्नल के साथ उसका टकराव हो ही नहीं। तो वो साइंस का फिर और उसमें आप आगे पढ़ना। इंफ्रास्ट्रक्चर में रेलवे की बात करें, क्या मुंबई से दिल्ली की रेल लगानी चाहिए? ऑफकोर्स लगानी चाहिए। उसमें तो कम से कम आपको 12% प्रॉफिट तो होगा, जितने लोग रोज आएंगे जाएंगे, बराबर। तो ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से रेल मिनिस्ट्री ऐसा करती थी, जब भी कोई नई रेल लाइन बिछानी हो तो वो ये देखते थे कि कम से कम 12% प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, तो अप्रूव करेंगे। लेकिन इस मॉडल में एक तकलीफ है। ये जो इकोनॉमिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मॉडल है, कि अगर अरुणाचल प्रदेश से असम तक की रेल बिछानी चाहिए कि नहीं, अब उसमें हो सकता है 4 लोग ही आए रोज, तो फिर तो प्रॉफिट होगा नहीं। बट देन शुड वी नॉट डू इट? अगर नहीं करेंगे तो वो इलाका मुख्य धारा से पिछड़ा रह जाए, और वहाँ पर भी डेवलपमेंट होना चाहिए, भले कम पैसा हमें मिल रहा हो। इसलिए मॉडिफाइड इकोनॉमिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मॉडल ये कहता है कि भले 2-3% ही प्रॉफिट होने वाला हो प्रोजेक्ट में, लेकिन सामाजिक रूप से उसकी ज़रूरत हो, इफ इट इज़ सोशली डिज़ायरेबल, समाज कल्याण का पहलू भी देखा जाए, तो उस केस में रेलवे ऐसे रिमोट और बैकवर्ड रीजन में भी लगाई जानी चाहिए। और ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए 500 करोड़ या उससे बड़ा ऐसा प्रोजेक्ट है और लगता है कि 2-3% ही प्रॉफिट होगा, तो नीति आयोग का भी एक ओपिनियन लेना चाहिए कि करें या नहीं। तो ये सब है मॉडिफाइड इकोनॉमिक इंटरनल रेट ऑफ मॉडल फॉर रेलवे लाइंस, और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस सोशल बेनिफिट। रेलवे से चले एयरपोर्ट की तरफ। ड्राई लीजिंग और वेट लीजिंग। ड्राई लीजिंग का मतलब क्या? सिर्फ हवाई जहाज भाड़े पे लो। वेट लीजिंग का मतलब हवाई जहाज भी और उसका जो पायलट, हॉस्टेस, उन सबको भी भाड़े पे लो। तो सरकार ने कहा पहले ये सिर्फ 6 महीने तक अलाउड था कि स्पाइस जेट का ऐसा सब इंडिगो वाले ले लें 6 महीने के लिए। आफ्टर बोला कि 1 साल तक भी कर सकते हैं। हालांकि ये टर्म मुझे इतनी काम की लगती नहीं, लेकिन एक्सप्लेन सीरीज में और फिर कुछ लोग भावुक हो जाते हैं कि पढ़ाया नहीं। आगे पिलरशिप्स ऑफ इकोनॉमी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए स्कूल के अंदर छात्रवृत्ति, तो जो उनको 500-1000 रुपये कुछ दिए जाते। पहले ये था क्लास 1 to 10 दिया जाता था। अभी सरकार ने ये बोला क्लास 1 to 10 नहीं देंगे, सिर्फ क्लास 9 और 10 में ही बच्चों को ये देंगे, मतलब 1 to 8 वालों को स्कॉलरशिप बंद। इसका सरकार का खुलासा क्या है कि क्योंकि क्लास 1 to 8 में तो वैसे भी राइट टू एजुकेशन एक्ट है ना, उस हिसाब से फ्री एंड कंपलसरी, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की सब प्रावधान है, तो सरकार फ्री में एजुकेशन दे तो रही है, तो क्यों और ज़्यादा स्कॉलरशिप दी जाए, बोल के उसको हटाया गया है। एजुकेशन के बाद ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाला आता है हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो, मातृ मृत्यु अनुपात, वो ऐसा है कि 1 लाख बच्चे पैदा हुए तो उनके जन्म पे कितनी माताओं की मृत्यु हुई, हाउ मेनी मदर डाइड ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ 1 लाख लाइव चिल्ड्रन। 2014 में 130 मदर्स की डेथ होती थी, 2018 से बीच में ये कम होकर 97 हुई। हालांकि हमें अभी और आगे बढ़ना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य, वो ये कहते हैं 2030 में इसको और कम करते 7070 होना चाहिए। ये डेटा होम मिनिस्ट्री के नीचे ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उसने रिलीज़ किया, इसलिए आजकल चर्चा में। डेटा याद रखना है, द आंसर इज यस। मीन्स आंसर राइटिंग के अंदर जब आप लिख रहे हैं इन चीज़ों को, तो ये सब से अपने जवाब को आप और एनरिच कर सकते हैं। आप नहीं करेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, तो सेकंड थर्ड अटेम्प्ट वाले तो रट के जाएंगे, अच्छा एसडीजी गोल 2030 तक MMR 70 करना है, सो दे विल राइट इट, यू विल नॉट राइट इट। तो फिर इंप्रेशन, प्रोफेसर पहले 3 जवाब ऐसे चेक कर चुका, चौथा आपका उसमें कुछ डेटा का मसाला है नहीं, तो वो थोड़ा कम मार्क देगा, तो फिर वो करना पड़ेगा। पॉवर्टी, और पॉवर्टी में एक होता है झुग्गी झोपड़ी। तो धारावी, जहाँ पर
मुंबई के इस इलाके में काफ़ी बड़ी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, तो सरकार ने कहा इसका रीडेवलपमेंट करते हैं। उसके लिए अदानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। वो ऐसा कि वहाँ से जब झोपड़ियाँ तोड़कर सब मकाने मॉल्स वगैरह बनाया जाएगा, और शर्त ये है कि अगर आप 2000 साल से पहले धारावी में झोपड़ी में रहते थे ऐसा प्रूफ दे दो तो आपको मुफ्त में मकान देंगे। 2000 से लेके 2011 में आप झोपड़ी में रहने आए तो फिर आपको कुछ पैसा देना होगा और फिर आपको पक्का मकान मिलेगा। तो ये क्या स्लम रीडेवलपमेंट हो रहा है। अर्बनाइजेशन प्रॉब्लम रेमेडीज ऐसा मेंस पेपर 1 में एक मुद्दा है, तो हाउ टू गो अबाउट इट, तो ये भी एक तरीका हो सकता है उसका। मित्रों, ये जो इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं उसमें इकोनॉमी की थियरी, इकोनॉमी के करंट अफेयर्स आने वाली यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, उसके लिए मैंने अपना इकोनॉमी का कोर्स लॉन्च किया है। उसे मैं रफ्तार या फास्ट ट्रैक कहता हूँ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हार्डकोर हम प्रीलिम्स की पढ़ाई करेंगे। पावर पॉइंट से इसी तरह पढ़ाई, अलग से रिवीजन फ्रेंडली हैंडआउट्स, और हर बुधवार को उसकी वीकली क्विज भी होती है। ये सब आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि वहाँ पर ये एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको सारे अलग अलग सब्जेक्ट के टॉप टीचर्स के सारे कोर्सेज अनलॉक हो जाते हैं, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट। सो टेक बेनिफिट ऑफ दैट। उसके लिए भी डिस्काउंट कोड आप यूज़ कर सकते हैं munal.org। बाकी चीज़ें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। आगे बढ़ते हैं तो हमने पॉलिटी देखा, इकोनॉमी देखा, अभी इंटरनेशनल रिलेशन एंड डिफेंस। उसमें जाने लायक चीज़ों में श्रीलंका में आप जानते हैं सब आर्थिक संकट, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है। चीन को अचानक से दिल आ गया कि प्रिय सखा दिनेश गुणवर्धन, जो उसके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर हो गए, कि हम तुमको 10 मिलियन लीटर डीजल मुफ्त में देंगे। ऐसा नहीं, फ्री में, वी आर डोनेटिंग यू 10 मिलियन लीटर्स ऑफ डीजल। और वो अपने फार्मर्स और फिशरमैन, किसान और मछुआरों को में बांट देगा। तो अब आप सोचिए इसके स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन क्या होंगे। चीन के पास इतना सारा जो पैसा है उसमें से ये देगा, और फिर अब बस कि मैं आपके गोद में बैठ जाऊंगा। बीच में कुछ एक कंट्रोवर्सी चलेगी, चीन अपना एक जासूसी जहाज श्रीलंका के पोर्ट पे लगाना चाहता था, और वहाँ से वो जो भी रडार सोनार का वेव्स भेजेगा उससे भारत के भी सब कोस्टल एरिया के अंदर आप उसकी जासूसी हो जाएगी कि कहाँ कौन सा मिसाइल या न्यूक्लियर प्लांट लगा है। सो दिस मे नॉट बी इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट फॉर इंडिया। और साथ ही साथ इतना सारा डीजल देंगे, अब वही मछुआरे और किसान उससे जितना इरिगेशन पंप सेट और डीजल मोटर बोट चलाएंगे तो सोचो कितना प्रदूषण भी होगा। तो वी शुड नॉट बी एनकरेजिंग दैट, पर सामने ये भी देखना है कि वो सब लोग बदहाल है तो कोई तो मदद करे। आगे बढ़ते हैं चीन से, अब आगे बढ़ते हैं ब्रिटेन की तरफ। ब्रिटेन के अंदर 2011 में 59% आबादी ईसाई समुदाय की, क्रिश्चियन रिलीजन की थी। अभी नया कुछ सेंसस हुआ, पता चला उनकी संख्या कम होते होते 46% होने लगी। इसके क्या कारण हो सकते हैं? इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अब ज़्यादातर लोग कहेंगे कि माइग्रेशन करके आए होंगे, इसलिए बाहर के लोग जो आते हैं वो अलग दूसरे धर्म के, हिंदू मुस्लिम हो सकते हैं, तो प्रोपोर्शनली कम हो। दूसरा ये भी कि जो फैमिली हो उसमें यंगर जनरेशन, उसमें आजकल एक नया कुछ कि हम कोई भी धर्म नहीं मानते, ऐसा अथेइज्म वगैरह का चलन हो, न्यूक्लियर फैमिलीज, विभक्त परिवार, अनाथ बच्चे, ये वो, तो वो भी थोड़ा बहुत उसमें होगा। सो अल्टीमेटली रिलीजियस कंपोजिशन इज चेंजिंग। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? ब्रिटेन के अंदर अब कुछ ये गैर ईसाई समुदाय वो ये कह रहे हैं कि आपकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, स्कूलों को जो सब्सिडी दी जाती है, जो सब चीज़ों के अंदर अब बाकी धर्मों का भी उतना सम्मान होना चाहिए। तो माइग्रेशन और ग्लोबलाइजेशन की इम्पैक्ट्स ब्रिटेन के अंदर ही बंदरों में से कुछ वायरल रोग इंसानों में पहुंचता हो, उसे मंकी पॉक्स कहते हैं। उसकी थियरी असल में क्या है वो ये दिसंबर में जो करंट अफेयर्स का मंथली पीडीएफ है उसमें आप आराम से पढ़ना। तो इसको मंकी पॉक्स कहते थे, और फिर मंकी पॉक्स मतलब उस हिसाब से कुछ लोग इसका रेसिज्म और मजाक उड़ाना, और ये तो सब मतलब अफ्रीका के लोगों का है, ये सब चलता होगा। तो ब्रिटेन ने भी निर्णय लिया और अलग से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी निर्णय लिया है कि अब से इसको मंकी पॉक्स नहीं, एम पॉक्स कहेंगे। एथिक्स, इंटरनेशनल एथिक्स, मेडिकल एथिक्स, उसके अंदर ये सब सोचने के मुद्दे। सेपरेटली एक और चीज़ चल रही है कि मीजल्स नाम का एक रोग मुंबई में बहुत प्रकोप फैल गया। उसका एक कारण यह है कि वैक्सीन नहीं ली थी बच्चों ने। वो वाली चीज़ भी मंथली मैगजीन में आराम से हम देख लेंगे। प्लेसिस इन न्यूज़, इंटरनेशनल रिलेशन वगैरह में वाइट पेपर प्रोटेस्ट, ये कहाँ पर हो रहा है? चीन के अंदर कोरोना लॉकडाउन के खिलाफ लोग अब इतने परेशान हो गए कि वाइट पेपर लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं। ताइवान में भी विगत वर्षों में डेमोक्रेसी के लिए जो आंदोलन हो रहे थे वहाँ पर भी लोग वाइट पेपर लेकर प्रोटेस्ट करते थे। क्या हमें ये याद रखना है? द आंसर इज़ यस। एक बार कुछ ऐसा पूछा था कि जैस्मिन रेवोल्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई? अल्जीरिया था, मोरक्को था, इजिप्ट था, तो हमको पता होना चाहिए ऐसे अलग अलग नाम के। ऑरेंज रेवोल्यूशन कहाँ से हुआ? मेरे ख्याल से यूक्रेन, पर वो तो पुराना मुद्दा हो गया।
तो प्लेसेस इन न्यूज़ याद नहीं होनी चाहिए। इवन नेगेटिव न्यूज़ में हो तो भी याद होनी चाहिए। अगर आप 2022 का प्रीलिम का पेपर देखो, नेगेटिव न्यूज़ में भी जो प्लेसेस थे कि यहाँ भूखमरी है, यहाँ पर तालाब सूख गया, या कि यहाँ पर तानाशाही आ गई, मिलिट्री कू एंड रिमूवल ऑफ द डेमोक्रेसी, वो सब के बारे में पूछा था। ज्योग्राफी के अंदर अमेरिका का एक स्टेट है हवाई, और हवाई के अंदर ये मौना लोआ नाम का एक जो पर्वत होगा, जहाँ पर लॉन्ग माउंटेन उसका मतलब होता है, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो, वो फटा है, तो वो चर्चा में रहता है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, वो आप आराम से पूरा आर्टिकल देखना, उसमें मिल जाएगी। एथिक्स के भी ढेर सारे मामले थे, लेकिन एथिक्स में मैं ये करता हूँ, ये सारे अभी हम नहीं पढ़ें क्योंकि ये बिखर जाएगा। करंट अफेयर्स का वीडियो बने तो समझिए उसकी जो भी एक पोटेंशियल हो, उसके बाद तो ना सर्च इंजन उसे दिखाएगा ना आप उसको देखेंगे, क्योंकि वक्त आगे बढ़ते रहता है। लेकिन एथिक्स ऐसा है कि वो आपको परेशान करेगा अगले साल सितंबर महीने में जब मेंस की एग्ज़ाम होगी। तो इसलिए अच्छे अच्छे एथिक्स के सब केस स्टडी वगैरह तो मैं ये कर रहा हूँ कि जब अच्छा माल जमा हो जाए उसके बाद उसका अलग ही वीडियो बना देता हूँ और वो अपने मेन चैनल पे डालता हूँ। जैसे वो लास्ट में याद करो, वो रॉयल एंट्री वीडियो वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, तो उसका मैंने डाला था। सो लाइक दैट, व्हेन आई हैव सफिशिएंट कंटेंट और थोड़ा टाइम मिले सुकून से मैं बनाऊंगा। तो ये था बैकलॉग समाप्ति हो गया नवंबर महीने का। अभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो दिसंबर की बैकलॉग समाप्ति करते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, बेस्ट विशेज, लेट्स क्रैक इट।